कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और इसे आसान भाषा में कैसे जाना जा सकता है। देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को लें तो जियोपॉलिटिक्स ये एक इंटरैक्शन है ज्योग्राफी और जो पावर उसको गवर्न करती है उसके ऊपर। जी। देश जो है, देश में कोई इमोशन नहीं होता है देशों में। देश खाली दो ही चीजों पे चलते हैं जी। एक कंस्ट्रेंट्स और एक अपॉर्चुनिटीज। इंडियन यूथ की बात करें तो इन्हें जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, क्या ये उनके लिए ज़रूरी है? देखिए, मैं जो आज का हमारा यूथ है वो एक बड़े ही कॉम्पिटिटिव और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। तो अगर हम लोग क्वाड जैसे ग्रुप्स की बात करें जिसमें कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इन ग्रुप्स की बात करें तो इनका इंडिया कितना बेनिफिट ले पा रहा है पिछले कुछ सालों में? देखिए, अगर आप बेनिफिट की बात करें इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ। इससे हम जापान को देखते हैं। आज की डेट में अमेरिका और चाइना की राइवलरी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इस राइवलरी का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस राइवलरी में अगर आप एक स्ट्रैटेजिक सेंटर देखें वो इंडिया है। राइट। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है। राइट। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया एक मिलिट्री पावर है, एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है। इंडिया की नेवी मलक्का से लेके गल्फ ऑफ हॉर्मुज तक ऑपरेट करती है, करती आई है। इंडिया के बिना एक टेकिंग इट थोड़ा अलग, जो नंबर 3 वाला होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है वो 1 और 2 जिसके साथ भी हाथ पकड़ेगा ना वो बड़ा हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द शो द ह्यूमन क्वोशंट। रोज ग्लोबल हेडलाइंस बदलती रहती हैं, लेकिन ग्लोबल पावर इक्वेशंस धीरे धीरे इतिहास लिखती हैं। सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर को देख रहा है या उसे शेप भी कर रहा है? आज हम जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इंडिया को सेंटर में रख के, क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है उसका सीधा या परोक्ष प्रभाव हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और हमारे फ्यूचर पे पड़ रहा है। और इसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं कर्नल श्री नागेंद्र बिष्ट। कर्नल नागेंद्र बिष्ट ने भारतीय सेना में पूरे 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। वे कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा इन्होंने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और असम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सक्रिय भागीदारी की है। सेना से रिटायर होने के बाद भी उनका नेतृत्व और अनुशासन की यात्रा जारी रही। पिछले 5 वर्षों से ये एनफिलेड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां पे ये अपने अनुभव और रणनीतिक सोच से संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। कर्नल नागेंद्र बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल नागेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले कर्नल नागेंद्र ये जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और इसे आसान भाषा में कैसे जाना जा सकता है। देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को लें तो जियोपॉलिटिक्स ये एक इंटरैक्शन है ज्योग्राफी और जो पावर उसको गवर्न करती है उसके ऊपर। जी। देश जो है, देश में कोई इमोशन नहीं होता है देशों में। देश खाली दो ही चीजों पे चलते हैं जी। एक कंस्ट्रेंट्स और एक अपॉर्चुनिटीज। ओके। हर तरह का देश जो अपनी ज्योग्राफी से डिफाइंड होता है, जो भी देश है उसकी एक ज्योग्राफी है, उसको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, उससे वो डिफाइंड होता है। हर तरह का देश अगर आप देखें, जो देश चारों तरफ उसके समुद्र है, वो अलग तरह से बिहेव करेगा उस देश से जिसके चारों तरफ उसके दुश्मन हैं, उसके एडवर्सरीज हैं। तो इस चीज को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो कर्नल, आज के समय में अपने इंडिया के लिए, अपने भारतवासियों के लिए जियोपॉलिटिक्स की समझ या उसकी जानकारी क्यों आवश्यक है? मयंक, देखिए, आज के समय हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं। इंडिया, हिंदुस्तान अपनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारे कई इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजीज हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों पे जो हम दूसरे देशों से लाते हैं या दूसरे देशों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से जो भी आसपास इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पे इनका फर्क पड़ता है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे लें
जैसे हम ईरान का जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसको देखें, ईरान और अमेरिका की, उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर ईरान पे अमेरिका का अटैक होता है, उसका सीधा जो उसका असर आप देखेंगे वो देखेंगे एनर्जी फ्लो पे, जो कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन से होते हुए दूसरे देशों को जाती है। राइट। जैसे ही वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो भी हमारे फ्रेट के रेट्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो फ्रेट के रेट नहीं इंक्रीज करते, इंश्योरेंस इंक्रीज करती है। बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के चलते इंश्योरेंस की जो कीमत है वो कई गुना बढ़ जाती है, उससे तेल की कीमतें बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ती है, तेल की कीमत अगर जैसे भारत जैसा देश है जो अपनी 80% तेल की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, तो अगर इन तेल की कीमतें बढ़ेगी, हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हम सब के रोजमर्रा की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझे किस तरह से इन आसपास जो हमारे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इसी चीज को हम एक दूसरे नजरिए से देखें, इंटरनेट के नजरिए से जी, जो एक ग्लोबल कॉमन में आता है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। सो अगर हम इंटरनेट को देखें, आज दुनिया में कई जगहों से आवाजें उठ रही हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे बच्चों का कितना एक्सेस होना चाहिए, उसके पर एक लिमिट लगनी चाहिए। अगर हम दो उदाहरण लें, एक ऑस्ट्रेलिया में एक एज लिमिट आ गई है कि उससे छोटे बच्चे इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते हैं। अभी रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट मानुएल मैक्रोन इंडिया में थे। उन्होंने बताया हमें कि फ्रांस में 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी बातचीत में ये भी बोला कि हिंदुस्तान में भी इस तरह का एक लिमिट आनी चाहिए। अब जब हम इस चीज को देखते हैं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया का अगर कोई मार्केट दुनिया में है तो वो हिंदुस्तान है। इस तरह की लिमिट्स, इन तरह की रिस्ट्रिक्शंस अगर लगेंगी तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को तो कुछ खास नहीं पड़ेगा, पर ये जो अमेरिकन कंपनीज जो इन इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चला रही हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो सर, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि जब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने बताया कि जब ब्लॉक हो जाएगी तो वहाँ से ऑटोमेटिकली ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो टैंकर्स उधर से एक साइड से लेके दूसरी साइड पे लेके आ रहे हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इसके लिए इंश्योरेंस की जो कंपनीज है वो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और फिर हमारे अगर इंडिया में, भारत में जब आते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली और चीज़ों के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने समझा कि आप ये कहना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। देखिए, मैं दुनिया में ऑयल चाहे कहीं भी प्रोड्यूस होता हो, ऑयल की बेंचमार्किंग ब्रेंट से होती है। ब्रेंट है लंदन का स्टॉक कमोडिटीज एक्सचेंज में। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो भी हैं वो ज्यादातर यूरोप या यूके बेस्ड कंपनीज। जी बिल्कुल, यूरोप ही बेस्ड। सो अगर हम ये कई बार सुनने में आता है कि मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है ऑयल का। अगर हम देखें, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व, बिल्कुल सही, हम उधर से ऑयल ला सकते हैं। पर जो फर्क इस कॉन्फ्लिक्ट का पड़ेगा ऑयल सप्लाई पे फ्रॉम गल्फ ऑफ हॉर्मुज, वो डिसाइड करेगा लंदन में ब्रेंट, और ब्रेंट का इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोब सब पे पड़ता है। जी बिल्कुल। सो अगर अब इसको हम मोटे भाषा में समझें कि कॉन्फ्लिक्ट है गल्फ में, पर इम्पैक्ट है ग्लोबल। जी, और तेल की कीमत बढ़ेगी, जैसे आपने बोला, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हम सबको हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा उतना बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो हमने एक जनरल बात की, जनरल पब्लिक के लिए, अगर हम स्पेसिफिकली यूथ की बात करें, इंडियन यूथ की बात करें, तो इन्हें जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? क्या ये उनके लिए ज़रूरी है? तो देखिए, मैं जो आज का हमारा यूथ है वो एक बड़े ही कॉम्पिटिटिव और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। उनके आसपास चीजें हो रही हैं, जैसे अभी हम अपना इंडिया के नेबरहुड में देखें, जो नेपाल में हुआ,
जेन जी जी का विद्रोह जी श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कुछ हद तक म्यांमार में हुआ, इस तरह के प्रोटेस्ट, इन सब को एक यूथ की जो एस्पिरेशन है वो ड्राइव करती है। यूथ की एस्पिरेशन जो को मैनेज कैसे करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनको चाहिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमिकली स्टेबल गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिकली स्टेबल सिस्टम। इस सब को अगर हम देखें कि एक सिक्योर और इकोनॉमिकली स्टेबल हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उसके लिए हर जो हमारा यूथ है हु इज ग्रोइंग इन दिस, जो इस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, उसको पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अभी जैसे हम छोटी सी बात लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए जी। टैरिफ से अगर आप देखें तो वो ज्यादातर टैरिफ लगे थे हमारे गारमेंट्स पे, हमारे लेदर पे जी। जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जो है सर्विसेज हो गई या मेडिसिन हो गई, उनके ऊपर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया। जी। अभी हम अमेरिका को देखें, अमेरिका में एक चल रही है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी बिल्कुल। मागा में एक H1B वीजा को लेके बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है। रोज आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कोई ना कोई अमेरिकन एक्टिविस्ट, मागा का एक्टिविस्ट, इसको हाईलाइट करता है कि हिंदुस्तान से H1B वीजा वाले आके वहां पे काम करते हैं। अगर आप फिगर्स देखें, तकरीबन यूएस में 7.5 लाख H1B वीजा होल्डर्स हैं, उसमें से 3,20,000 से लेके 3,30,000 तक H1B वीजा होल्डर्स इंडियंस हैं। It is a big number. It's significant a big, contribution. it's almost 50%, तकरीबन 50% हिंदुस्तानी बच्चे हैं। अगर यही सिचुएशन रही, इसका फर्क पड़ेगा हमारे जॉब मार्केट में, जो हमारे जॉब ढूंढने यूएस जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर। अभी इसी का जो इफेक्ट अगर आप देखें, ऑपोजिट इफेक्ट हुआ जो ईयू की डील हुई, या मैक्रों की विजिट हुई, या इजराइल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी एक दिन पहले वो बोल गए, जहां पे हमको दिख रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, रशिया, इंडिया का सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर को अपने पास बुलाना चाहते हैं, वहां उनको नौकरी देना चाहते हैं। सो अब इस चीज से हमारे यूथ को क्या देखना है? हमारे यूथ को देखना है कि हम उनके हिसाब से कैसे अपने आप को तैयार करें। ये मैंने एक ही पहलू, कई पहलू अगर हम हर एक को देखेंगे तो हमको ऐसी तैयारी करनी है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, और उस तरह से चाहे भाषा सीखनी है, चाहे उनके प्रोसेस सीखने हैं, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी समझनी है, तो ये सब चीजें हमारे यूथ को पता होनी चाहिए, ताकि वो हमेशा मतलब जॉब के मामले में, नौकरी के मामले में वो पीछे ना रह जाए। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि जेनजी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, चाहे वो नेपाल में देखें, चाहे बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में भी हुआ था कुछ ऐसा, तो ये तो एक तरीके से ऐसा लगा कि टर्म यूज किया है कि जेनजी ने उस तरीके से उनको गुस्साया, बट क्या वो पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं थे? ऐसा लगता था कि काफी ज्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन है। तो उसी लिए आई थिंक नेपाल में थोड़ा टाइम के लिए सोशल मीडिया के ऊपर बैन भी लगा दिया गया था, जिसमें कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस काम नहीं कर रही थी। देखिए, एक हद तक हमको सिचुएशन को ले जाना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बोला, एक सिक्योर, इकोनॉमिकली स्टेबल, हार्मोनियस एक एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे हमारा यूथ ग्रो करता है जी। अगर किसी जगह ये चीजें उनको नहीं मिलती हैं या कम अनुपात में मिलती हैं, तो वो उनके अंदर एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एंगर है, एग्जिस्टिंग गुस्सा है, उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे फाइनेंशियल है, या एक्सटर्नल है, वो फिर इरप्ट करता है इन प्रोटेस्ट में जी। जो कि अगर हम हिंदुस्तान में इस चीज को नहीं देखेंगे, अगर हमारे यहाँ हम ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, अपने
बच्चों को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे दुनिया किस तरह से इवॉल्व कर रही है, एंड दुनिया जिस तरह से अभी इवॉल्व कर रही है, एक ज़माना था कि दो तरह की दुनिया थी, एक अमेरिकन दुनिया थी, एक सोवियत यूनियन की दुनिया थी। जी। आज हर एक देश ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। अमेरिका है ग्रेट पावर, बट ईयू अपने में एक पावर है, चाइना एक गोइंग टू बी ग्रेट पावर है। अगर आप ईस्ट एशिया में देखिए, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, दे आर ग्रेट इकोनॉमिक पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। बिल्कुल। इंडिया जैसा मार्केट आपको आज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जी। 140 करोड़ लोग हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। शायद यही वजह है जिसकी वजह से सारी कंट्रीज इंडिया का मार्केट टैप करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईयू हो, चाहे वो रशिया हो या इजराइल हो। एब्सोल्युटली। और कोई दूसरा देखिए, जैसे मैंने बोला कि जियोपॉलिटिक्स चलती है खाली कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज में। जी। यहां दुनिया को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जी। अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें, यूरोपियन मार्केट में कंस्ट्रेंट है। जी। वो चाहते हैं कि ये मार्केट हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, कनेक्टेड है। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें, जितना हमारा साइज है उसको देख के अगर हम कंपेयर करें, वी आर वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद चीपेस्ट इंटरनेट, सबसे सस्ते इंटरनेट रेट। बिल्कुल सही। अगर अफ्रीका को देखें, नेक्स्ट जो अगला बड़ा मार्केट बनेगा, उधर भी है पॉपुलेशन, पर उनके पास प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की, प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रॉब्लम है एजुकेशन की, प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट चाहे रीजनल हो, चाहे विद इन कंट्रीज हो, ट्राइबल हो, कई उनमें रीजन है जिसके चलते वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। सो इंडिया एज अ कंट्री इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड, और इसकी बात को हमको अपने यूथ को बताना है कि भाई, अगर आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पूरा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास पूरे इनपुट्स होने चाहिए, तभी आप आगे चल के इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। जी। अभी आपने अमेरिका की बात करी, जी, मागा की बात करी, जी, तो उससे एक दूसरा प्रश्न आता है कि जब हम लोग किसी भी ग्लोबल पावर की बात करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या मतलब होता है? अगर आप ग्लोबल पावर देखिए, ग्लोबल पावर एक ऐसी पावर होती है जो अपने रीजन के बियॉन्ड आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सके। अमेरिका को मैं क्यों ग्रेट पावर बोलता हूँ? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, वो दुनिया के हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है। जी। उसकी मिलिट्री आउटरीच ग्लोबल है। अगर मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अमेरिका में 87 से लेकर 95 कंट्री में उसके मिलिट्री बेसिस हैं। जी बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री बेसिस जो यूएस के हैं इन अक्रॉस द ग्लोब आर इन द नंबर्स ऑफ 752 to 877, छोटे बड़े मिला के, सब मिला के। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगर आप बाकी देखें, जो जितने देश हैं वो इसके आधे भी नहीं पहुंचेंगे। आधा भी तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर 800 बाकी सारे के 196 कंट्रीज को मिलाएं तो उतने नहीं पहुंचेंगे जितने यूएस। बिल्कुल। सो ग्रेट पावर ओनली इज कि सबसे अच्छा जो तरीका है या सबसे इजी पैरामीटर पावर अंडरस्टैंड करने का वो है कितना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जी। सॉफ्ट पावर, नो, चाहे सॉफ्ट पावर चाहे हार्ड पावर, दोनों का आपको जरूरत है। अमेरिका की हार्ड पावर भी है, अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर है, बट अभी हमारी हार्ड पावर इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि हार्ड पावर सॉफ्ट पावर मिलके हम ग्लोबली इन्फ्लुएंस कर सकें। चाइना के पास हार्ड पावर वो डेवलप कर रहा है, पर इंडिया के कंपैरिजन में उतनी सॉफ्ट पावर नहीं है। सो अगर अभी आप देखें, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, ये तकरीबन 4 देश हैं जो अपनी
अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मिलिट्री अपने पावर influence को। चाहे मिलिट्री हो चाहे सॉफ्ट पावर हो, जिसको भी आप जैसे देखिए, सबको इंक्रीज करना है। खाली मिलिट्री पावर से कुछ नहीं होता है। जी मिलिट्री बाय इटसेल्फ, अगर मिलिट्री पावर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप नहीं होता। जी आपको इकोनॉमिक पावर भी चाहिए, आपको मिलिट्री पावर भी चाहिए, आपको अपनी सॉफ्ट पावर भी चाहिए। हाँ, तो तब जाके एक आप होलसम या एक पूरा आपको एक सोल्यूशन मिलता है ग्रेट पावर का। जी सो सिंगल लाइन में ग्रेट पावर वो है जो अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड ग्लोबली किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सके अपने फेवर में। तो सर, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं आजकल सब लोग, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है? सो अगर हम दुनिया को देखें, अगले पिछले 50-70 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया डिवाइड हुई दो ग्रुप्स में। जी एक था सोवियत यूनियन लेड, दूसरा था अमेरिका लेड। जी इन दो ग्रुप्स ने पूरी दुनिया को, देशों को अपने हिसाब से डिवाइड किया। इन दोनों ग्रुप्स ने इंटरनेशनल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी वहां पे कोलैबोरेट भी किया, वहां पे कोऑपरेट भी किया, वहां पे कॉम्पीट भी किया और कई टाइम कॉन्फ्लिक्ट में भी गए। जी सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद, जब सोवियत यूनियन रशिया में और ब्रेकअप हुआ, रीयूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, युगोस्लाविया के सारे छोटे छोटे टुकड़े हुए। इन सब चेंजेस के बाद कई सालों तक अमेरिका इकलौती सुपर पावर रही। उसने जो चाहा वो किया, जितना उसने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना था उतना किया। और यूएस का एक और रीजन है कि वो सुपर पावर क्यों है, क्योंकि डॉलर ट्रेडिंग करेंसी है। जी और डॉलर 1944 में ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी बनी और 1971 में वो गोल्ड से डीलिंग हो गई। जी तकरीबन आज तक डॉलर ने रूल किया है, अमेरिका ने रूल किया। जब सोवियत यूनियन था और यूएस था, तो उस समय शुरू हुआ चाइना का राइज। अमेरिका ने चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया, चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और तकरीबन हर अमेरिकन कंपनी, हर यूरोपियन कंपनी ने अपनी फैक्ट्री चाइना में खोली। अगर आपको 4 चीजें चाहिए, खूब सारा जमीन चाहिए, आपको चीप लेबर चाहिए, आपको चीप रॉ मटेरियल चाहिए और आपको कोई एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, तो आप चाइना में जाके अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे। अब आते हैं, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के कई साल तक चलता रहा। इस बीच में चाइना ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने रेवेन्यू कमाया, उनका जीडीपी इंक्रीज टू बिकम द सब दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी। आज भी लोग कहते हैं, अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो चाइनीज इकोनॉमी इज बिगर देन द अमेरिकन इकोनॉमी। बट लेट्स गो कि जो अभी आईएमएफ की फिगर्स के साथ चलते हैं, पर ये वो दिन दूर नहीं है अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में जब चाइना इससे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, यूएस से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब इसका अभी तो उनके बीच में भी काफी, एटलीस्ट आई थिंक 10 ट्रिलियन का तो अभी भी गैप है। तो अगले 8-10 साल में, तो इतने टाइम में तो अमेरिका भी ग्रो करेगा। फिर अमेरिका की ग्रोथ और चाइना की, अमेरिका ग्रोज एट 1.52% पे ग्रो करता है, चाइना 5 से 6% पे ग्रो करता है, इंडिया 6 से 7% पे ग्रो करता है जी। सो देखेंगे आगे क्या चलता है। अमेरिका की अभी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि मैं चाइना को अपने से आगे नहीं जाने दूं जी। सो हम आते हैं मल्टीपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड पे जी। सो देन जब चाइना स्टार्टेड बिकमिंग रिच, उसने अपने बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू करी हार्ड पावर डेवलपमेंट में, अपनी मिलिट्री डेवलप करने में, अपनी मिसाइल्स डेवलप करने में, अपनी स्पेस की कैपेबिलिटीज डेवलप करने में। जी।
सो आज है अभी भी, अगर आप ग्लोबल पावर देखें दुनिया में है एक ही यूएस, जी बाकी सब एमर्जिंग पावर्स हैं, सून टू बी ग्लोबल पावर, उसमें चाइना एक है, इंडिया एक है। रशिया अभी जिस तरह से जिस स्टेज में वो है उसको थोड़ी मुश्किल है आगे बढ़ना। एंड देन यूरोपियन यूनियन तो आप देख लीजिए, इट्स अ फ्रैक्चर्ड काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यूके ने छोड़ दिया साथ। इन यूरोप इन राइज ऑफ राइट विंग इज ऑन द अपस्विंग। राइट चाहे आप जर्मनी में देखें, फ्रांस में मरीन ले पेन को देख लीजिए। जी तो मल्टीपोलर यूनिपोलर अभी रहेगा तो ये आप कैसे मैं आपको अभी बोलूं कि मेरे हिसाब से रहने वाला यूनिपोलर है, बट बाकी जितने एमर्जिंग पावर्स हैं वो अमेरिका को कंपटीशन देंगे। एंड ये मल्टीपोलर यूनिपोलर जो अमेरिका सोचता है कि मैं जो करूंगा वो मैं जो मेरे दिल में आए वो करूंगा, उसका एक बड़ा अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी आपने पिछले एक साल में देखा होगा, एक डेढ़ साल में सोने की कीमतें बहुत बढ़ी है। जी बिल्कुल बहुत बढ़ी है, बेइंतहा बढ़ी है। इसका रीजन ये जो अमेरिकन करते हैं कि हम जो चाहें वो करेंगे। इन्होंने जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, रशिया का फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया। जी अभी दुनिया ने सोचा, हिंदुस्तान के पास तकरीबन 700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। अब हो गया है हाँ, 700 बिलियन के आसपास 700 बिलियन के आसपास, कुछ प्लस माइनस कर दिए। चाइना के पास 1.1 या 1.2 ट्रिलियन के आसपास है। तब लोगों ने सोचा कि देशों ने सोचा कि यार ये अगर हमारे साथ हो जाए, सो इस चीज को हेज करने के लिए सबसे बढ़िया चीज थी सोना। सोना की कीमतें बढ़ी इसलिए रही हैं क्योंकि आज की तारीख में देश खरीद रहे हैं। जी और ये तब तक खरीदेंगे जब तक ये जो अपहीवल है, जो ये अभी एसिमेट्री हो रखी है, जब तक ये थोड़ा कंट्रोल में नहीं आए। जी तो कर्नल आपने बताया यूएस के बारे में, लेकिन रशिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले उनके प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहते हुए सुना गया था, एक स्कूल के एक बच्चे को कहते हुए सुना गया था। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने अपने एक स्कूल के बच्चे से पूछा, आप बताओ कि जो रशिया की लास्ट बाउंड्री है वो कहाँ पे है। तो जो एक स्टूडेंट थी उन्होंने बहुत मजे से बताया अच्छे से कि सर ये है लास्ट बाउंड्री। तो उसके ऊपर पुतिन काफ़ी हंसे और उन्होंने बोला कि रशिया की कोई भी लास्ट बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब वो हमेशा एक्सपैंड करने की सोचते रहते हैं। इट वॉज अ मैसेज टू द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि कैमरे पे उन्होंने बोला था। तो क्या उधर से एक्सपेंशन की हमें खबरें मिलती रहती हैं कि वहाँ से हो रहा है। अभी यूक्रेन वाला मामला चल ही रहा है। फिर अगर हम चाइना का देखें तो चाइना में भी 7 उनकी कोई पॉलिसी है जिसमें कि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया बढ़ाएं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ना चाइना के बारे में आपको बताता हूँ। जी चाइना ने साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन खींची है। 9 डैश लाइन, आई एम सॉरी, 9 डैश लाइन क्या है कि वो कहते हैं कि यहाँ तक हमारे फिशरमैन आते थे और वो सेंचुरी से यहाँ ये उनका फिशिंग एरिया है, तो ये हमारा। जी देखिए, अगर आप चाइना का कोस्ट लाइन देखें, चाइना की कोस्ट लाइन से कोई 150 किलोमीटर दूर जापान है। इससे भी कम डिस्टेंस उसका ताइवान के साथ है। तकरीबन इतना ही डिस्टेंस उसका फिलीपींस के साथ है। जी सो चाहे आप कोई भी चाइना का इम्पोर्टेंट पोर्ट लें, चाहे आप शंघाई ले लीजिए या तालियान ले लीजिए, कोई भी उनका पोर्ट लीजिए जहाँ से उनकी नेवी ऑपरेट करती है, वो अपने पोर्ट से निकलते नहीं हैं कि वो नेबरिंग कंट्री के सर्वेलेंस में आ जाते हैं। जी चाहे उनके स्टैटिक सर्वेलेंस हो, चाहे उनके एरियल सर्वेलेंस हो, या उनकी शिपबोर्न सर्वेलेंस। नेबरिंग कंट्री माने जापान हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया। मतलब उनके जैसे भी लोग निकलते हैं उनको पता है कि चाइना उनके ऊपर सर्वेलेंस करके बैठा है। चाइना निकलता है, ये इनको पता चल जाता है कि चाइना निकल गया। अच्छा, ओके। सिमिलरली ये कुछ करते हैं, चाइना को पता चल जाता है। अभी इसी चीज को आप कंपेयर करिए इंडिया से। जी इंडिया, साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। जी
5,000 किलोमीटर तक। आपको जब तक वहां पे कोई शिप को ना बिठाओ या ऊपर कोई एयरक्राफ्ट ना रखो या स्पेसिफिकली कोई सैटेलाइट नहीं रखो, इट्स ओपन सी फॉर यू जी। सो जब आप बोलते हैं ना कि ये एक्सपेंशनिज्म, चाइना की वो 9 डैश लाइन एक्सपेंशनिज्म नहीं है, वो उसको अपनी क्या कहते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड नहीं करना चाहता, वो अपने जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना चाहता है। पर अगर हम देखें, अगर हम आते हैं, आप सॉरी आई इंटरप्ट, नहीं प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। अगर हम आए रशिया पे जी, रशिया वाज अ ग्रेट पावर हिस्टोरिकली जी। रशिया, if you look at history, Russia was much bigger than what it is today. Yes. Was USSR. Not only USSR, even when we look at the Tsarist Russia, when the Tsars were ruling Russia, Russians are very proud people. Wherever they are expanding, even in Ukraine, whether you look at Donetsk in Ukraine, why Russians have gone in? Because they are primarily Russian population there. Correct. जहाँ जहाँ रशियन पॉपुलेशन है, रशियन वहाँ जाएंगे, वहाँ वो अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, एंड वो अपने एक्सपेंशन में इस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हैं जी। सो चाइना, जब चाइना 1949 में कम्युनिस्ट चाइना बना जी, उससे पहले वो, तो कम्युनिस्ट चाइना बनने के बाद, कम्युनिस्ट चाइना बनने से पहले उसने मंगोलिया, मंचूरिया which was ruled by the Japanese from I think 1931 or 32 onwards, उससे पहले रशिया था, मंगोलिया which was an independent country, शिंजियांग एंड तिब्बत, ये सब उन्होंने एक्सपैंड करके जो आज आप चाइना देखते हैं वो ये 1911, 12, 15, 20 वाला चाइना नहीं है, इट वॉज मच स्मॉलर चाइना। अगर आप अक्साई चीन की बात करें, उस एक्सपेंशन की बात करें, तो वो एक हिस्टोरिकल लेगेसी है। वो इवन अगर आप देखें, शी जिनपिंग ने भी बोला था कि वी शुड मैनेज बाउंड्रीज, लेट द नेक्स्ट जनरेशन फाइंड अ सॉल्यूशन। एंड इसी से मैं एक और मुद्दे पे आता हूँ, वो है एक सिविलाइजेशनल थॉट जी। सिविलाइजेशंस होती है, जैसे इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, चाइना इज अ सिविलाइजेशन, ईरान इज अ सिविलाइजेशन, उनका एक सिविलाइजेशनल थॉट होता है जी। अगर आप आज की दुनिया को देखें, जस्ट आई एम सॉरी मैं थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन से, आज की दुनिया को देखें, मॉडर्न वर्ल्ड 4 मेजर सिविलाइजेशन से बना है जी। एक थी नाइल, दूसरी थी यूफ्रेटिस, तीसरी थी इंडस और चौथी थी ह्वांगो जी। अब मान के चलिए इजिप्शियन, द मेसोपोटामियन, द इंडस रिवर, और एंड फोर्थ वाज द चाइनीज जी। आज आप देखें नाइल और यूफ्रेटिस, वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई बिकॉज एडवेंट ऑफ इस्लाम। जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी वो पूरी खत्म हो गई, अभी वहाँ इस्लामिक सिविलाइजेशंस है। बोथ आर इंडिया, अगर आप देखें जो इंडस की सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन हैज टेकन इन लॉट ऑफ इन्वेडर्स, जो भी हमारे इन्वेडर्स आए उसी साइड से आए जी। इट हैज अंडरगॉन सम अमाउंट ऑफ चेंज। बट अगर आप चाइनीज को देखें जी, चाइनीज की एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ माउंटेन्स है, एक तरफ समुंदर है। They didn't take in any other than the Mongols, उनके ऊपर और कोई इन्वेशन नहीं आया, उन्होंने ही एक्सपैंड किया। सो एक जो सिविलाइजेशनल थॉट है, अगर आप उसकी इंटैक्टनेस देखें तो चाइना में काफ़ी इंटैक्ट है, इंडिया में भी है, और इसके साथ साथ पर्शिया जो मॉडर्न डे ईरान है उसमें भी है। सो अगर आप फ्यूचर को देखेंगे, हमने शुरू में थोड़ी देर के लिए ईरान की लड़ाई की बात करी थी, conquering or fighting with Iran will not be like fighting with Iraq. Right. Iranians they are a civilization. They are much better prepared.
They understand how Americans come. So it'll be a tough task. So getting back to expansionism, आज की तारीख में other than being absolutely straightforward about it, expansionism will not happen underhand or on the quiet. इसी में एक अच्छा एनेक्डोट ये है कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें जी, जो देश बड़े हैं साइज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इंडिया एक देश है जो बड़ा है. कैसे? हम जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, हाँ जी, तो सिक्किम वाजंट पार्ट ऑफ अस. वी इंक्लूडेड सिक्किम इन अस. ओके. So India as a nation, we on the quite have been expanding. But आगे अगर आप सोचें कि एक्सपेंशनिज्म होगा तो यूक्रेन की तरह लड़ाई होगी जहाँ पे पूरा नेटो एक तरफ होगा और रशिया एक तरफ होगा, और 4-4 साल 5-5 साल आप 600-700 स्क्वायर किलोमीटर ले पाएंगे. उसका यूज कितना है, उसका आप कितना आपको इसका फायदा है, वो एक अलग डिबेट है जिस पे कभी बात करेंगे. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. आज की डेट में अमेरिका और चाइना की राइवलरी काफी बढ़ती हुई दिख रही है. काफी ज्यादा चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं. तो इस राइवलरी का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा या पड़ रहा है? देखिए, इस राइवलरी में अगर आप एक स्ट्रैटेजिक सेंटर देखें, वो इंडिया है. राइट. वो इंडिया एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है. राइट. अब मैं ये क्यों बोलता हूं? क्योंकि इंडिया एक मिलिट्री पावर है, एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है. इंडिया की नेवी मलक्का से लेके गल्फ ऑफ हॉर्मुज तक ऑपरेट करती है, जी, करती आई है. इंडिया के बिना एक टेकिंग इट थोड़ा अलग, जो नंबर 3 वाला होता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, वो 1 और 2 जिसके साथ भी हाथ पकड़ेगा ना, वो बड़ा हो जाएगा. That will not be the king, that will be the kingmaker. Kingmaker. So India today is a kingmaker in the sense that अगर आप देखें, अमेरिका हमसे क्या चाहता है? अमेरिका हमसे चाहता है हमसे एंगेजमेंट बढ़े. अमेरिका हमसे डीपर अलाइनमेंट चाहता है. चाइना हमसे क्या चाहता है? कहता है यार हमको ग्रेटर अकोमोडेशन चाहिए. चाहे ट्रेड में लें, चाहे आपकी यूएस के साथ रिलेशंस है उस पे लें, या आपकी रशिया के साथ रिलेशंस हैं, या जो आपके स्ट्रैटेजिक एम्स हैं, गोल्स में, उसमें हमको अकोमोडेशन चाहिए. और रशिया हमसे क्या चाहता है? कहता है वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, वी वांट कंटिन्यूएंस इन दैट. सो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 एकदम डायग्रामेटिकली ऑपोजिट है. जो हमसे डीपर अलाइनमेंट चाहता है और अकोमोडेशन चाहता है, ये हमको पुल करते हैं. बट इसका एडवांटेज इंडिया को ये होता है कि हम वो चीज़ें ले सकते हैं अमेरिका से एक चाइनीज थ्रेट के नाम पे, जो अमेरिका हमको आज से 10 साल या 15 साल पहले नहीं दे सकता. एक क्लासिक एग्जांपल है, जो हम P-8I एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं नेवल सर्वेलेंस के लिए. जी, वो हमको अमेरिका ने दिया, टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका कभी नहीं देता. जी. इंडिया ने राफेल क्यों खरीदे? इंडिया को F-16 उससे सस्ते मिल रहे थे. बट जो टेक्नोलॉजी, दो राफेल के साथ भी 100% टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है जी, पर जो टेक्नोलॉजी जितनी राफेल दे रहा है उतनी F-16 नहीं दे रहा था. जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि F-16 पाकिस्तान के पास, इंडिया के जो आर्क राइवल्स हैं पाकिस्तान, उनके पास भी F-16 रखे हुए थे, या फिर उसको किसी भी पर्पस की वजह से उनके पास रखे हुए थे. आई थिंक एक उनके पास ये एक उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट था, या एक रूल था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे, अपने F-16 को केवल मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में यूज करेंगे, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्सट्रीम मिलिटेंट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल. एब्सोल्युटली राइट. बट यहाँ पे यही एक डिफरेंस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का आ जाता है कि जब भी इंडिया का जब एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद F-16 इंडिया में आए थे उनकी तरफ से, और एक शूट डाउन भी किया गया था. तो क्या यही वजह होगी कि जिसकी वजह से F-16 ना लेके राफेल की तरफ गई थी अपनी गवर्नमेंट? F-16 70s की टेक्नोलॉजी है, राफेल आज से 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है. राइट. राफेल इज ऑलमोस्ट
4.5 जनरेशन, जो स्टेल्थ होते हैं वो 5th जनरेशन है। आई नो, करेक्ट। तो उसका थोड़ा कम राफेल है। बट अगर F-16 को देखें, F-16 इज अ चीपर एयरक्राफ्ट। F-16 इज अ टेस्टेड एयरक्राफ्ट, इज अ टेस्टेड प्लेटफॉर्म। और जो ब्लॉक, आई थिंक ब्लॉक 4D वो हमको दे रहे थे, वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, बट इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते थे। और अगर वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड सोर्स कोड नहीं देंगे, तो जो हम इंडियन इक्विपमेंट या इंडियन मिसाइल या इंडियन आर्मामेंट बना रहे हैं, हम उसको उस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और साथ में अपने हिसाब से क्योंकि कंट्रोल पूरा उनके पास रहेगा, वो कभी भी चाहे तो अपने हमारे पास एयरक्राफ्ट रहेंगे, कभी भी उनको बंद कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये राफेल के साथ नहीं था। अगर आप इसी को कंपेयर करें रशिया के साथ, जी, रशियन हमको इक्विपमेंट देते हैं, चाहे आप सबसे हम बात करें 65 की वॉर के बाद से अगर हम बात करना शुरू करें, जितना हमको रशिया ने मदद की है जी, 71 में अगर 7th फ्लीट और ब्रिटिश नेवी को रोका, वो रशियन सबमरीन ने रोका। रशियंस ने हमको इतना टाइम दिया कि हम बांग्लादेश को लिबरेट करा सके। आज आप हमारी जो भी स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम देखें, चाहे स्पेस है, चाहे न्यूक्लियर है जी, या न्यूक्लियर सबमरीन्स है जी, इसमें आपको हर एक जगह एक रशियन फुटप्रिंट पक्का मिलेगा। सो कमिंग बैक टू द चाइना रशिया राइवलरी एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड, हम उसमें किधर है? हमको दोनों तरफ अपने इंटरेस्ट से चलना है। देखिए, जैसे मैंने बोला, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जी, कॉन्स्ट्रेंट मैंने आपको बता दिया, एक हमसे अकोमोडेशन चाहता है, एक हमसे अलाइनमेंट चाहता है, वो एक कंस्ट्रेंट है। अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। अकोमोडेशन मतलब अकोमोडेट इन देयर, सी आज की तारीख में एक अमेरिकन ग्रुप बन रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज, एक बन रही है चाइनीज टेक्नोलॉजीज। जी, चाहे आप चाइना को जो बोले उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी करी, या उन्होंने उधर से ब्लूप्रिंट लाए, उनको उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके यहाँ बनाया। चाइना के लिए ये काफी ज्यादा एक फेमस चीज है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स प्रोडक्ट आ जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर वही वाला प्रोडक्ट बहुत ही कम, बहुत प्राइस में बहुत उम्दा बनाते हैं, बहुत सस्ता बनाते हैं। अगर आप BYD देखें कार्स, जी, इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है उन्होंने, रिवर्स इंजीनियरिंग करी है उन्होंने, बट उन्होंने बनाई। तो एक वो टेक्नोलॉजी का एक चाइनीज साइड बन रहा है और एक अमेरिकन साइड बन रहा है। तो जब अकोमोडेशन की बात आती है तो चाइनीज कहते हैं आप हमें भी अकोमोडेट करिए अपने मार्केट में, हमें भी हमारे इंटरेस्ट को भी अलाइन करिए अपने इंटरेस्ट से। आप बोलते हो टेस्ला अपनी फैक्ट्री लगाएगी, बोलो BYD को भी आना चाहिए। अभी चाइनीज कंपनीज आ रही है हमारे थ्रू डिफरेंट रूट्स, जी, जैसे कोई जिंदल के साथ आ रहा है, कोई MG के थ्रू आ रहा है। सो वो इस तरह का अकोमोडेशन चाहते हैं इंडियन मार्केट में घुसने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें डोकलम के बाद, जी, डोकलम के बाद ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगाई चाइनीज इम्पोर्ट पे। एक ज़माना था हमारे यहाँ दिवाली की लाइट्स भी चाइना से आती थी, जी बिल्कुल, वो बंद हो गई है। लेकिन अभी भी जितना मुझे पता है कि चाइना या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड नंबर पे रहता है। इंडिया जो इम्पोर्ट करता है, जिस भी कंट्री से इम्पोर्ट करता है, आई थिंक फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे जनरली चाइना रहता है, या फिर जो ओवरऑल भी जो बिजनेस होता है इंडिया का, आई थिंक एक चाइना है, एक US है, नंबर 1 2 एंड देन UAE। इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 US है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 UAE है, नंबर 4 रशिया है। दैट्स करेक्ट। ये एक सीक्वेंस है। रशिया तो अभी आई थिंक अभी रिसेंटली ही बिकॉज ऑफ ऑयल, राइट। सो ये अकोमोडेशन चाइनीज हमसे चाहते हैं कि आप देखिए, चाइना की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनकी इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उनका ओवर कैपेसिटी है। चाहे आप कोई भी चीज लीजिए, चाहे कार लीजिए, चाहे स्टील लीजिए, चाहे कोई यूटेंसिल लीजिए, चाहे फर्नीचर लीजिए, बिकॉज वो एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस था। पिछले 4-5 सालों में जब लोगों को लगा कि चाइना अगर इसी तरह चलता रहा, एक दिन ये काबू से बाहर हो जाएगा, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए, सैंक्शंस लगाने शुरू किए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई। सो अभी चाइना के पास एक ओवर कैपेसिटी है।
जी उस ओवर कैपेसिटी को चाहते हैं कि जैसे इंडिया है या इमर्जिंग प्लेसेस अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वो इसको इस्तेमाल करे। तो इस अकोमोडेशन की मैं बात करता हूँ जी ये एक अकोमोडेशन चाइना हमसे Got मांगता है, वो मांगता रहेगा और हम उसको मान दें या ना दें ये समय बताएगा। तो सर जो अभी आप कह रहे हैं कर्नल कि हमारा चाइना रशिया 65 से हमारी हेल्प कर रहा है, तो एक जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि जियोपॉलिटिक्स में ना परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो ये एक जानना चाहूंगा कर्नल कि रशिया हमेशा से इंडिया का इतना क्लोज फ्रेंड क्यों रहा है? क्या ऐसे इंटरेस्ट है जो मैच करते हैं जिससे कि हमेशा हम लोग एक साथ रहते हैं? और उसके बाद भी इतना सब कुछ होने, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बाद भी आज तक हमारी उनके साथ फ्री ट्रेड डील नहीं हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा क्यों? देखिए, जब तक तो सोवियत यूनियन था, पंडित नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी आई, तब से मतलब नेहरू जी से लेके अगर हम इंदिरा जी के टाइम तक आए तो इंडिया यूएस से शिफ्ट होके यूएसएसआर की तरफ जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के कैंप में चला गया था। जी तब से हमारी जो भी डिफेंस की नीड है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक नीड्स है, वो हम रशिया ने पूरी करी। इवन जब पंडित नेहरू थे उस टाइम जो बड़े स्टील प्लांट्स लगे जी या आप हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो प्लांट रांची में बना, जी ये सब रशियन हेल्प से बने। आज की तारीख में भी आप देखें, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, ये तीनों में प्रीडोमिनेंट इक्विपमेंट रशियन है। हम पिछले 50 साल से रशियन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आप स्पेस देखें, जो क्रायोजेनिक इंजन हमको दिया वो हमको रशिया ने दिया। चाहे हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें, उसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी। इवन जो ये न्यूक्लियर सबमरीन का मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें भी मतलब मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, पर उसमें भी जहाँ तक मुझको लगता है उसमें रशियन हेल्प है। तो जब रशिया हमारे साथ या यूएसएसआर हमारे साथ इतने स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमारे साथ काम करता रहा, सो उसके एवज में इंडिया ने रशिया का साथ दिया इंटरनेशनल फोरम्स में। जी उन्होंने हमेशा, चाहे कुछ भी हुआ, रशिया का साथ नहीं छोड़ा किसी भी, चाहे वो गलत थे चाहे सही थे, पर इंडिया ऑलवेज स्टेड विद देम। सो इट बिकेम मोर ऑफ अ व्हाट डू यू कॉल इट, एक आप मान के चलिए एक सिम्बायोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जिसमें वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, वो मटीरियली हमारी मदद करते हैं, हम उनकी बाय आवर स्टैंड्स, बाय आवर टॉक्स, बाय आवर सॉफ्ट पावर हम उनकी मदद करते हैं। सो दिस इज इंडिया रशिया रिलेशंस इन शॉर्ट। तो कर्नल आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम लोग क्वाड जैसे ग्रुप्स की बात करें जिसमें कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इन ग्रुप्स की बात करें तो इनका इंडिया कितना बेनिफिट ले पा रहा है पिछले कुछ सालों में? देखिए, अगर आप बेनिफिट की बात करें, इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ। इससे हम जापान को देखते हैं। जी जापान और ताइवान में अमेरिकन आर्मी नहीं है। जी जापान में अमेरिकन आर्मी की बेसिस है। ओकिनावा में उनका सबसे बड़ा बेस है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस है आउटसाइड अमेरिका ओकिनावा में। जी इसके होते हुए भी जापानीज मेक द बेस्ट फाइटर्स, दे मेक द बेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दे मेक द बेस्ट सबमरीन्स, दे मेक द बेस्ट शिप्स जी टू फाइट। दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवीज। हमारे पास 12 P8Is हैं, उनके तकरीबन 97 या 98 P8Is हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अमेरिकन सिक्योरिटी होते हुए भी जापान ने अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं। वो बात दूसरी है, वो अपने आप को एक सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं। सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं? हाँ, वो अपने आप को एक आर्मी नहीं बोलते कि वी विल नॉट अटैक एनीबॉडी, हम खाली अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये जो पिछले इनके प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उसने इस फिलॉसफी को चेंज कर दिया। जी बट
इसी को कंपेयर करिए ताइवान से। ताइवान में अमेरिकन आर्मी नहीं है, वो आज भी खाली अमेरिका के उन वेपन्स पे डिपेंडेंट है जो खाली डिफेंसिव इन नेचर है जी। सो और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अमेरिका है एक बड़ी पावर, उसके बेसेस हैं, उसके गुआम में बेस है, उसका सिंगापुर में बेस है, उसके ऑस्ट्रेलिया में बेस है, फिलीपींस में अभी शुरू कर रहा है सुबिक बे में फिर से, उसका जापान में बेस है, हवाई उसका बहुत बड़ा बेस है, तो उधर इनकी बहुत नेवी, इधर डियोगो गार्सिया में बेस है, ओमान में बेस है, जिबूती में बेस है, तो अमेरिकन प्रेजेंस बहुत है। अब इसी चीज़ को अगर हम ऑस्ट्रेलिया को लें, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इज नॉट अ बिग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी एयरफोर्स या नेवी नहीं है, पर एक मॉडर्न आर्मी एयरफोर्स नेवी है। तो क्वाड आने से, एक क्वाड इज इज आई वुड से प्योरली मिलिट्री, बट उसमें एक मिलिट्री एलिमेंट काफी हैवी है जी। हम जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम इंटर ऑपरेबिलिटी में जा सकते हैं कि अगर इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी एक साथ ऑपरेट करेंगे तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, हमारे कम्युनिकेशन क्या होंगे, हमारे प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग विद जापान। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश बोलते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को, पर हम अगर जापान में जाएंगे, वो उनके ज़्यादातर कम्युनिकेशन जापानीज में होते हैं, तो उस इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे देखेंगे, उनके इक्विपमेंट के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे देखेंगे, उनका इक्विपमेंट हमारे इक्विपमेंट के साथ कैसे कोलैबोरेट करेगा, उस चीज़ को देखेंगे। अमेरिका के साथ भी ये सारी चीज़ें हमें करने को मिलेंगी। इससे क्या है कि एक देश जिसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस है, उसको ग्लोबली एक्सपैंड करने में मदद मिलती है जी। दूसरी बात, अगर हम रीजनली देखें, ये एक ग्रुपिंग है, अलायंस नहीं है, एक ग्रुपिंग है जी। जो चाइना को बहुत तंग करती है जी। कि चाइना का जो उनका सोच विचार है कि ये एक एंटी चाइना अलायंस है जी। टू सम एक्सटेंट सही भी है, बट देन क्वाड का एक वाइडर रोल है जिसमें कि मेकिंग अ लार्ज नेवल फोर्स in Indo-Pacific interoperable, they can work together, they can understand each other, और इस एरिया को अच्छी तरह से डोमिनेट कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें। बिकॉज एक तो है चाइना का एक प्योर कन्वेंशनल थ्रेट होगी, आज हाई सीज में एक अनकन्वेंशनल थ्रेट भी है। क्या है वो? प्राइवेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब हाई सीज पे होता है जी। तो इस सब को भी मैनेज करने के लिए हमको इस तरह की इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए। सो एक कन्वेंशनल थ्रेट भी हमको देखनी है और एक नॉन कन्वेंशनल थ्रेट भी हमको देखनी है। तो अभी ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑन पेपर ये वाला ग्रुप है, हाँ। आपने बताया कि अलायंस नहीं है लेकिन एक ग्रुप है, बट क्या इन रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या ये है अभी? क्योंकि पिछले काफी टाइम से आई थिंक क्वाड की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है जिसमें प्रेसिडेंट्स गए हों। जो पीछे डोनाल्ड ट्रंप या फिर मिस्टर बाइडेन के साथ भी एक होनी थी मीटिंग, आई थिंक जब लास्ट ईयर जब बाइडेन थे उस टाइम पे उन्होंने अवॉइड कर दी थी वाली मीटिंग। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनी भी गए थे, जितना मुझे याद आ रहा है, उस टाइम पे क्वाड की मीटिंग होनी थी जो कि नहीं हुई थी। उसके बाद भी एक दो क्वाड की मीटिंग्स होनी थी जिसमें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही जाने से समहाउ उन्होंने अपना कुछ और उनका प्लान बन गया, वो नहीं आ पाए। तो अभी क्या क्वाड उतना स्ट्रांग है या फिर अभी उतना इम्पैक्ट उसका आ रहा है? इम्पैक्ट तो आएगा, पर जो सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आने वाले हैं क्वाड की मीटिंग के लिए जी। इसको रिवाइव तो किया जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं कि ये थोड़ा लो प्रायोरिटी में चला गया, वो प्राइमरली बिकॉज टैरिफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे लगाए, जो इंडिया पे लगाए, सो उससे भी थोड़ा रिलेशंस में सारनेस आई, थोड़ा रिलेशंस में डिफिकल्टी आई। बट जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है, मेरे हिसाब से ये क्वाड विल ट्रैक्शन गेन करेगा, इट रिवाइव, बिकॉज इसका एक बहुत वाइडर रोल है जी, जो मैंने पहले बोला, एंड वो हमको अचीव करना है। इंटरऑपरेबिलिटी, वर्किंग टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, डिफरेंट मिलिट्रीज। देखिए, अमेरिकन मिलिट्री अपने ईथोस पे है, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ब्रिटिश ईथोस पे, इंडियन मिलिट्री का अपना पहले ब्रिटिश था, पर क्वाइट हम काफ़ी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, बात हो भी चुकी है
जी और जापानीज का अपना ईथोस है। सो इन सब में हमको मैच करके ऑपरेट करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जी। तो सर आजकल डोनाल्ड ट्रम्प जी की काफ़ी बात होती है उनके बारे में। शुरुआत में जब आए थे तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक लार्जर सेक्शन वाज प्रेटी हैप्पी कि डोनाल्ड ट्रम्प आए तो इंडिया के लिए बेनिफिट होएगा। बट लेटर ऑन जब कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चैलेंजेस हुए, फिर इंडिया ने उनको जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, लेकिन इंडिया ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने वॉर रुकवाई। उसके बाद जो भी चैलेंजेस आए इंडिया के लिए, इतने सारे टैरिफ्स लग गए, 25 + 25 50% टैरिफ्स लग गए, काफ़ी टाइम तक वो चलते रहे। इंडिया के अगेंस्ट में भी कई बार इस तरह की बातें हुई कि उन्होंने बोला, और काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी बोला जाता है डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। एक टर्म भी काफ़ी फेमस हो गया था उनके बारे में, दैट इज टैको, कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जेन्युइनली इस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है वो, या फिर इट इज़ अ टर्म दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज मेथड मैडनेस, कि वो इस तरीके से कर रहे हैं बट इट इज इन सम कॉन्टेक्स्ट इट इज हैपनिंग। देखिए, कॉन्टेक्स्ट तो है इन द सेंस कि अगर आप अमेरिका को देखें एज अ सोसाइटी, ड्रग्स आर क्रिएटिंग अ बिग हैवक देयर इन दैट कंट्री। there was some amount of unemployment which was increasing. Manufacturing literally अमेरिका से बाहर जा चुकी है। जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो प्राइमरीली सर्विस ड्रिवन है। अगली चीज जो अमेरिका में हो रही है कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ चल रही है, आने वाले समय में वाइट पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हिस्पैनिक, ब्लैक्स एंड अदर ग्रुप्स, वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो अगर आप देखें अमेरिका के लिए क्या ट्रम्प सही कर रहा है या गलत कर रहा है, अगर आप एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ठीक कर रहा है। अगर आप देखें कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो उसने वेनेजुएला के साथ किया वो बहुत बुरा किया जी। वो मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उस पर रेड किया, प्रेसिडेंट को उठाया, उसको जेल में डाल दिया उसकी वाइफ के साथ, क्योंकि उनको वो ऑयल चाहिए था। अगर उनको वेनेजुएला का ऑयल मिलता है तो वो कनाडा का ऑयल मना कर सकते हैं। सो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वापस ला रहे हैं जी अमेरिका में, तो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगे। जी। जो अगर वो मेक्सिको में ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं तो ड्रग्स का यूएस में आना कम होएगा। 2 दिन पहले अभी हमने देखा अल्बांचो को जो उन्होंने मारा, जी उसमें यूएस सील्स भी इन्वॉल्व थे, यूएस की इंटेलिजेंस थी और उन्होंने उसको मारा। सो अगर अब अलग अलग नजरिया है इसी चीज को देखने का, जिस तरह से वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते, ज्यादातर बातें वो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं जी, या जब मीडिया इंटरैक्शन में भी आते हैं तो उनमें वो काफी फेवरिज्म करते हैं। कुछ उनके फेवरेट्स हैं, किसी से वो बात तक नहीं करते जी। सो ये इट इज मोर कि ये अगर इन चीजों को देखें ये मोर एक पर्सनालिटी ट्रेट है। बट क्या वो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं? फिलहाल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो इतना भी गलत नहीं कर रहे हैं। पर एज ए इंटरनेशनल फिगर, एज ए लीडर ऑफ अ फ्री वर्ल्ड, एज ए लीडर ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आई थिंक उनको थोड़ा और मेजर्ड होते तो एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। थोड़े ब्रैश हैं, थोड़े रैश हैं, पर आई थिंक इट्स मोर पर्सनालिटी बेस्ड। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। एंड आखिरी चीज, he is a businessman at heart. He is a businessman who became the president. And in between the two presidency also he was doing business. जी। So कहीं ना कहीं जो वो करते आए हैं उसी चीज को अपने प्रेसिडेंसी में ला रहे हैं, जिसमें वो डील्स की बात करते हैं, जिसमें वो ओवर एग्जैजरेट करते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी। वो बड़े कई बार बोल चुके हैं कि मैंने 8 लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं। जी। वो कई बार बोल चुके हैं मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जी। और बड़े खुश होते हैं कोई बोले कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक बहुत ही पर्सनालिटी वाली चीज है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट। एंड एक डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि एक आदमी एक एजेंडा को
गाइड कर सकता है, पर इसको ऑल थ्रू ड्राइव नहीं कर सकता, बिकॉज देयर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस आल्सो जी कम इनटू प्ले. जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जी इज वन ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस दैट आई टॉक अबाउट. सो आई मीन, अगर आप मुझसे पूछे मेरी पर्सनल ओपिनियन, जी, वो बिल्कुल। गलत नहीं कर रहा है अमेरिका के लिए. जरूरत भी थी अमेरिका को ऐसे प्रेसिडेंट. इसके बारे में मैं फिर से बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में एक टर्म यूज़ किया मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. पर अगर हम देखें कि अगर हम ग्रेटनेस की बात करें अगर किसी की, तो ग्रेटनेस का मतलब तो ये होता है कि भाई वो दूसरी कंट्रीज़ को भी आगे बढ़ाएं, वो और भी कंट्रीज़ को एम्पावर करें, ट्रेड बढ़ाएं, ओवरऑल एनर्जीज बढ़ाएं, कोलैबोरेशन बढ़ाएं. लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं या जिस भी टर्म्स पे बात हो रही है, उसमें अमेरिका हो सकता है कि अमेरिका में बिकम रिच अगेन, लेकिन ग्रेटनेस वाली बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट दिख नहीं रही है. सो मयंक, देखिए, एक परसेप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कि आज तक चाहे नेटो है, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, चाहे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप जापान को देखिए या साउथ कोरिया को देखिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रूप स्टेशन किए, कहते हैं कि जो डॉलर अमेरिकन से हम ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, या जो डॉलर यूएस कमा रहा है, वो हम खर्च कर रहे हैं यूरोप की सिक्योरिटी पे, वो खर्च कर रहे हैं हम कोरिया की सिक्योरिटी पे, वो खर्च कर रहे हैं हम जापान की सिक्योरिटी में. ये मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ. जी कहता है कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही कि भाई कम से कम यूरोप को तो अपनी सिक्योरिटी खुद देखनी चाहिए, या जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका कुछ पैसा हमें देना चाहिए. यूएन में दे सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर, हर यूएन की अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस देखें उसमें यूएस है. उनको लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को लगा जब वो प्रेसिडेंट बने, कि ये ग्रीन इनिशिएटिव्स, क्लाइमेट चेंज, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं, ये खाली हमारी ग्रोथ को इम्पीड कर जी रहे हैं. बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इम्पीड कर रहे हैं. जी इस चीज पे मैं कहीं मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हम आसपास, अपने आसपास ही देख रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जी तो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा. पर लाइक आई सेड बिफोर, कुछ तो ठीक कर रहे हैं. हिस्ट्री बताएगी. समय बताएगा, हिस्ट्री बताएगी. ठीक है. हिस्ट्री की मैं एक और बात बताऊं, हिस्ट्री इज ऑल्सो रिटन बाय द विक्टर्स. बड़ी मतलब जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है. जी बिल्कुल. जो हारता है वो हिस्ट्री से गायब हो जाता है. करेक्ट. ठीक है कर्नल, अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं. एक क्वेश्चन उसके ऊपर कि आने वाले 10 से 15 सालों में आप इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले आप बातचीत में बताया, इंडिया एक राइजिंग पावर है. जी. और इंडिया का राइज को कोई नहीं रोक सकता. एंड उसके कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम जिसके बारे में बात करता हूँ. एक तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है. दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन यंग है. जी. और यंग होने के साथ साथ ये पॉपुलेशन एस्पायरिंग है. जी. तीसरा चीज, इंडिया में एक तो हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं. दूसरा, हम एक सिक्योर कंट्री है. चाहे आप कन्वेंशनल थ्रेट देखें, चाहे आप नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल थ्रेट देखें. इकोनॉमिकली इंडिया इज डूइंग वेल. मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग इनटू इंडिया. Global brands are coming India to manufacture. What we were doing 20 years back, now we have reversed it. That is defense exports. Today we are exporting defense equipment to countries like Morocco, countries like Azerbaijan, to Egypt, Philippines, Indonesia. Today we make some of the best equipment in terms of cruise missiles, in terms of armored vehicles. और ये गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं बना रही हैं, ये टाटा बना रहा है, ये कल्याणी बना रही है, ये प्राइवेट L&T बना रही है, ये प्राइवेट कंपनीज बना रही है. सो वी हैव स्टार्टेड डिफेंस एक्सपोर्ट्स.
एम्फेसिस आज हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट से हट के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट्स पे है जी। वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ecosystem. As a matter of fact, we produce almost all medicines for the world today. Right. We produce vaccines. Then India slowly एक tourism destination में भी develop हो रहा है. Not something compared to France के साथ हमने compare कर सकते हैं जापान, but अगर आप टूरिस्ट इनफ्लो का अगर आप डेटा देखेंगे तो since 13-14 it is on the increase. Right. We have education systems. We have got education institutions. Some are the best in the world, whether it's IITs, whether it's IIMs, whether it's All India Institute of Medical Sciences. Some of the best in the world. And lastly, we have good governance systems, and we have an effective judiciary. So, if someone has something जिसके अगेंस्ट वो जाके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे पास सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जी. एंड इट्स हमारे इंडिया इज अ फंक्शनल डेमोक्रेसी. दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी हैव इज दैट वी आर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी वेयर you perform, you remain, you don't perform, you are shunted out, and this happens every 5 years. This is the most important part. So जितना मैं समझ पा रहा हूँ अगले 10 से 15 सालों में इंडिया की पोजीशनिंग और भी ज्यादा ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग होएगी. Absolutely. Correct. Absolutely. मेरे को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है इस बारे में. मैं That's excellent. ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है. आई होप कि हम सभी उसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और इंडिया को ग्रेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे. तो कर्नल, एक आखिरी क्वेश्चन कि अगर हम एक आम आदमी, हम सब लोग एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट, एक फ्रेशर, एक होम मेकर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी अगर इन सबको जियोपॉलिटिक्स की जानकारी रखनी है आसान तरीके से, तो क्या ऐसे वो 3 या 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो नज़र बना के रखें जिससे कि उनके पास पूरी जानकारी रहे कॉन्टिन्यूसली? सो अगर हम भारत इंडिया को देखें, हमारे देश को देखें, सो हम सबको अपने इमीडिएट नेबरहुड पे नज़र हमेशा रखनी चाहिए. तो वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इस पे हमको नजर की यहाँ क्या चल रहा है मोटा मोटा देखते रहना चाहिए जी. दूसरा हमको देखना चाहिए एक्सटेंडेड नेबरहुड जी. यहाँ पे एक्सटेंडेड नेबरहुड में जैसे हम इधर मिडल ईस्ट आ गया, अफगानिस्तान आ गया, सेंट्रल एशिया आ गया, चाइना आ गया, इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, नीचे तक हम आ जाए अफ्रीकन नेशंस हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ क्या हो रहा है. तो इन जहाँ जो भी कुछ होता है उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है. तीसरी चीज जो हमको देखनी चाहिए, जिस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है कि अमेरिका क्या कह रहा है जी. अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, अमेरिका क्या एक्शन कर रहा है, अमेरिका क्या मूवमेंट्स कर रहा है, उस बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए. एंड लास्ट थिंग दैट वी शुड ऑलवेज लुक एट इज दैट हाउ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर मूविंग. इंडिया, अमेरिका की इकोनॉमी क्या कर रही है, यूके की इकोनॉमी क्या कर रही है, बिग जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. तो ये कुछ 4-5 चीजें जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट नेबरहुड में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट पड़ता है. अभी आप आज कल में न्यूज पढ़ रहे होंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ चल रहा है, वॉर हो गई है, डिक्लेयर कर दिया है ना, उनके लड़ाई चल रही है. अगर ये चलती रही इसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ेगा. बिल्कुल. सो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कहा जा रही है. नेपाल में राइट्स हुए थे, होटल जला दिए, उसका हमको ध्यान रखना है क्योंकि उसका फर्क इंडिया में पड़ेगा. कनेक्शंस है ना हमारे इंडिया नेपाल में. सो ये कुछ एक चीजें जिनको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. थैंक यू कर्नल, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी ऑडियंस को दी. आई एम श्योर कि इससे उनके कॉन्वर्सेशंस भी थोड़े रिच होंगे, उनको और भी बातें समझ आएगी. आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. कोशिश मैं भी करूँगा कि कुछ ना कुछ बीच बीच में बात करता रहूँ जियोपॉलिटिक्स के बारे में अपने ऑडियंस से. लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे वक्त दिया ताकि मैं जितना थोड़ा बहुत समझ सका अपनी ज़िंदगी में आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपके थ्रू आपके ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ. धन्यवाद. थैंक यू. आज की इस कॉन्वर्सेशन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स, मिसाइल्स और समिट्स तक सीमित नहीं है. ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी है
और सबसे बढ़कर हमारे फ्यूचर से जोड़िए। एक अवेयर राष्ट्र वही होता है जिसका नागरिक अवेयर हो, और जब भारत का नागरिक ग्लोबल डेवलपमेंट्स को समझने लगता है, तब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक कॉन्फिडेंट ग्लोबल पावर बनने की दिशा में बढ़ता है। आज हमारी कोशिश एनालिसिस करना नहीं थी, हमारी कोशिश अवेयरनेस बढ़ाना थी। कर्नल साहब, आपने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को इतनी क्लैरिटी से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए बस इतना ही। न्यूज़ सिर्फ देखिए मत, समझिए, क्योंकि जो समझता है वही भविष्य को बेटर तरीके से शेप करता है। धन्यवाद। जय हिंद।